अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द पैस्चर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सीरीज़ में ये हमारी सेकंड पोएम है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। है काफ़ी शॉर्ट पोएम लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है। द पैस्चर टाइटल से हमें क्या शो होता है? द पैस्चर पैस्चर का मतलब होता है एक ऐसा ग्रासी लैंड, एक ग्रीन लैंड जहाँ पे एनिमल्स को, कैटल को ग्रेजिंग के लिए लेके जाया जाता है, मतलब जानवरों को चराने के लिए लेके जाया जाता है, जैसे मवेशी जानवर हैं। तो चलें आइए इसको स्टार्ट करते हैं। छोटी सी पोएम है, सिर्फ इसके दो स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पैस्चर स्प्रिंग, I'll only stop to rake the leaves away। ये हमारी 2 लाइन्स हो गई हैं, ठीक है? क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए मुझे एक लाइन को 2 में स्प्लिट करके लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ 2 लाइन्स यहाँ पे हुई हैं। आई का जो वर्ड है, वो शो कराता है कि यहाँ पे कोई स्पीकर है। इस पोएम के अंदर कोई स्पीकर है जो मैं करके बात कर रहा है, और वो स्पीकर कौन है? वो स्पीकर एक फार्मर है। वो हमें कहाँ से ज़ाहिर होता है? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मुझे पैस्चर का जो स्प्रिंग है, उसको साफ़ करने के लिए जाना है, मुझे पत्तों को वहाँ से हटाने के लिए जाना है। तो इट मीन्स ये एक फार्मर है जिसकी लाइफ एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम के अंदर। अब जो फार्मर है वो खुद से बात कर रहा है, मतलब खुद किसी एक ऐसे स्पीकर से बात कर रहा है जिसको अपने बारे में बता रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है। और जिस बंदे से बात की जा रही है उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कौन है। एक कोई भी लिसनर हो सकता है। ऐसा समझा जाता है कि शायद फार्मर से मिलने या तो कोई आया है जिससे वो ये कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ये काम करने के लिए, या फार्मर अपने ही किसी फैमिली मेंबर से ये बात कर रहा है। अच्छा, वो कह क्या रहा है? यहाँ पे जो वर्ड स्प्रिंग है उसका मतलब क्या है? स्प्रिंग एक 2 तरह के मतलब होते हैं। एक तो होता है सीज़न, जो सीज़न है समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो एक स्प्रिंग बाहर का सीज़न। सेकंड मीनिंग इसका होता है चश्मे, पानी का चश्मा, पानी का बहता हुआ पानी। तो यहाँ पे वो है, पानी के चश्मा इससे मुराद है। यानी कि जो पैस्चर है जहाँ पे उसकी जानवर ग्रेजिंग के लिए वो लेकर जाता है, वो स्प्रिंग है, उसको साफ करने वो जा रहा है। और कह रहा है कि मैं सिर्फ वहां पे रुकूंगा टू रेक द लीव्स अवे। रेक कहते हैं गैदर करने को या क्लियर करने को, पत्तों को हटाने को या जमा करने को, क्योंकि जो स्प्रिंग है अगर उसमें पत्ते शामिल हो जाएंगे तो जो स्प्रिंग है उसका पानी का बहाव रुकेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं पत्तों को वहां से हटाने जा रहा हूँ, उसकी सफाई करने जा रहा हूँ। और रेक का दूसरा मीनिंग जो है, मैंने जो एक चीज़ बनाई है यहाँ क्लियर के आके, एक आप कह सकते हैं एक टूल है सफाई करने का, वो बनाया गया है। इस टूल को भी रेक ही कहते हैं, और इसी की मदद से ही यूजुअली पत्तों को साफ किया जाता है। थर्ड लाइन की तरफ आते हैं। एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू। थर्ड लाइन जो यहाँ पे है उसके अंदर हम देखते हैं कि डब्ल्यू की हमें एलिट्रेशन नज़र आती है। एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल साउंड। ठीक है, जो वर्ड्स हैं उनके अंदर इनिशियल साउंड, जो बिगिनिंग साउंड है वो सेम होनी चाहिए। तो डब्ल्यू की जो वर्ड साउंड है वो हमें यहाँ पे वेट, वॉच, वाटर सब में नज़र आती है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है ऑफ डब्ल्यू। और वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि मैं, हो सकता है कि हो सकता है, आई मे से हो सकता है कि मैं रुक जाऊं देखने के लिए कि पानी भी क्लियर है कि नहीं। आई शैन बी गॉन लॉन्ग, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा देर तक नहीं जाऊँगा। यू कम टू, और तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मतलब जो जिससे वो बात कर रहा है, जिससे वो मुखातिब है जिस बंदे से, उसको भी वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये सारे काम करने के लिए। अब यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है, न्यू है आप लोगों के लिए, सेजोरा की। वो क्या होता है? पॉज़ इन द मिडल ऑफ अ लाइन। अब यहाँ जब वो बोल रहा है, जो स्पीकर है, आई शैन बी गॉन लॉन्ग, तो उसने यहाँ पे छोटा-सा पॉज़ दिया है और फिर उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू की है, यू कम टू वाली। तो इसको हम सेजोरा कहते हैं। और अगर हम देखें इस पूरे स्टैंज़ा के अंदर, तो यहाँ पे हमें विजुअल इमेजरी नज़र आती है। विजुअल इमेजरी क्या होती है? कि ऐसे इमेजेस क्रिएट किए गए हों, ऐसी बात की गई हो जिससे रीडर के दिमाग में या लिसनर के, मतलब ये पोएम जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए। और वो इमेज किससे रिलेटेड है? विजुअलाइज करने से रिलेटेड है, पिक्चर से रिलेटेड है, नेचुरल सीनरी बयान की गई है। तो इसीलिए जैसे स्प्रिंग है, जो पैस्चर है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लीव्स हैं, जिनसे हमारे दिमाग में इनके इमेजेस क्रिएट होती हैं, इसलिए इसको हम विजुअल इमेजरी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट स्टैंजा क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटिल काफ दैट स्टैंडिंग बाय द मदर इट्स सो यंग। अब ये फर्स्ट 2 लाइन्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि पिछला जो स्टैंज़ा था वो कहाँ से शुरू हुआ था? आई एम गोइंग आउट टू क्लीन से। तो मतलब आई एम गोइंग आउट टू, इसका भी स्टार्टिंग सेम है। अगर हमारे दोनों क्लॉज़ेज़ यानी दोनों स्टैंज़ाज़ सेम बात से स्टार्ट हों, सेम फ्रेज़ से या सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। यानी कि इस पोएम के अंदर जो एनाफोरा है वो है आई एम गोइंग आउट टू।
ठीक है, ये एक लिटरेरी डिवाइस आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो है एन्जेम्बमेंट। एन्जेम्बमेंट कहते हैं कि अगर स्टैंज़ा की 2 लाइन्स हों, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में बात शिफ्ट हो जाए, लेकिन बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो। जैसे आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटिल काफ दैट स्टैंडिंग। अब ये बात कंटिन्यूड है बट लाइन चेंज हो गई, काफ के बाद हमारी लाइन चेंज हो रही है, दैट से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, और काफ के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, कोई कॉमा अगर होता तो यहाँ पे एन्जेम्बमेंट ना होती, बट क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे एन्जेम्बमेंट यूज हो रही है। ठीक है, और दैट स्टैंडिंग बाय द मदर इट्स सो यंग, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अब वो बता रहा है कि बाहर जाके उसने मजीद स्प्रिंग को साफ करने के अलावा दूसरा कौन सा काम करना है, तो वो कह रहे हैं दूसरा मैंने जो काम करना है वो ये है कि मैंने लिटिल काफ को भी लेके आना है, लिटिल काफ को भी उठा के लाना है। अब काव का जो बच्चा है उसको काफ कहते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात उसने की है, और जो लिटिल काफ है वो अपनी मदर के साथ ही खड़ा हुआ है, और उसने कहा कि वो बहुत यंग भी है। इट टॉटर्स व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग। टॉटर यानी शेक करना, थोड़ा-सा मूव करना, स्टम्बल करना, ठीक है? जैसे झुरझुरी सी आना, तो यानी वो कह रहा है कि वो हिलता है, वो शेक करता है जब उसकी मदर उसको लिक करती है विद हर टंग, अपनी ज़ुबान के साथ। वो लिक क्यों करती है? ऑब्वियसली बच्चों को साफ रखने के लिए और प्यार-मोहब्बत शो कराने के लिए भी मदर्स जो हैं, फीमेल एनिमल्स जो हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह लिक करती होती हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब उसको लिक करता है, वो बिल्कुल हिलता सा है, वाइब्रेट सा करता है। इट आई शैन बी गॉन लॉन्ग यू कम टू। सेम बात जो फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन थी वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो अब जहाँ दो स्टैंजाज की एंडिंग लाइन सेम हो जाए, मतलब दो या दो से ज़ायद स्टैंजाज की अगर एंडिंग लाइन सेम हो, तो इस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं रिफ्रेन। तो यहाँ पे पोइट ने रिफ्रेन भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टैंजास होते हैं ख़त्म। आई होप आप दोनों को दोनों स्टैंजास आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट पोइम है, लेकिन इतनी शॉर्ट पोइम सिर्फ 2 स्टैंजास के अंदर पोइट ने काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ मीनिंग बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ जो मेन थीम है उसका मैं ज़िक्र कर देती हूँ। तो जो यहाँ पे मेन थीम है वो है थीम ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ से मुराद क्या है कि जैसे एक दफ़ा किसी की भी बर्थ होती है, किसी इंसान की, किसी एनिमल की, तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं, बिल्कुल प्योर एंड क्लीन। तो यहाँ जो बात है वो रीबर्थ की है, क्योंकि हम देखते हैं कि पोएम के अंदर स्प्रिंग को क्लीन करने की बात की गई है और दूसरा काफ को क्लीन करने की बात की गई है, कि स्प्रिंग को जो फार्मर है वो खुद जाके क्लीन करना चाहता है, उसमें से जितने भी लीव्स हैं वो उनको हटा के उसको बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहता है, फिर ये जो है वो पानी का बहाव वहाँ पे अच्छा होगा। और सेकंड स्टैंजा में काफ की क्लीनिंग की बात की गई, जो कि उसकी मदर उसको खुद करती है लिख करके। तो यहाँ पे जो क्लीन करने की बात की गई है, उससे मुराद ये है कि जैसे एक इंसान या एक एनिमल अगर दोबारा इस दुनिया में पैदा हो, तो वो बिल्कुल वैसा ही क्लीन और प्योर होगा। उसी तरह से जो फार्मर है, वो अपने पैस्चर को, अपने स्प्रिंग को और अपने एनिमल्स को उसी तरह से क्लीन करना चाहता है। तो बस यहाँ पे ये बात है, और ज़्यादातर जो फ़ोकस है, वो नेचर के ऊपर है, कि जो हम क्लीनिंग करना चाहते हैं, उसमें नेचर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। नेचर भी इसी तरह से अपने अ, बंदों को क्लीन करना चाहता है और क्लीन देखना चाहता है। आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर पूरी पोएम के अंदर आपने देखा होगा कि फार्मर के ऊपर बात की गई है, एक फार्मर के लाइफ़स्टाइल के ऊपर, और उसके ऑर्डिनरी टास्क्स बयान किए गए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फार्मर पे बात क्यों की है? क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद एक मैंने, आप लोगों ने अगर मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी हो, जो मैंने उसके ऊपर बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि उसने वो लाइफ़ में फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा की है। जब उसकी मैरिज के बाद जो अपनी वाइफ़ के साथ जाके सेटल हुआ था और उसके पास करने को कोई जॉब नहीं थी, तो वो फार्मर बन गया था। वो और उसकी वाइफ़ मिल के अपने क्रॉप्स का और अपने फील्ड्स का ख़्याल रखते थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली बताना यहाँ पे ये चाहते हैं कि एक फार्मर की लाइफ जो कि बहुत ही सिंपल है और फुल है हार्ड वर्क से और इस तरह के मेहनत मजदूरी वाले मुशक्कत वाले कामों से, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, यानी कि सेटिस्फाइंग एक लाइफ है। उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई मॉडर्निज्म, कोई इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं होते, और वो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत लाइफ है। मैंने नीचे एक क्रिटिक का कोट डाला है इस पोएम के बारे में, कि वो कहते हैं कि द लव ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स इज प्योर एंड कंप्लीट दो कैरेक्टरिस्टिकली प्रैग्मेटिक। वो कह रहे हैं कि इस पोएम के अंदर हमें मोहब्बत का एलिमेंट नजर आता है, जो कि एक प्योर है, एक कंप्लीट, एक प्रैग्मेटिक, एक अच्छा नेचुरल एलिमेंट, और लव का एलिमेंट हमें इस पोएम के अंदर नजर आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इस पोइट पे या किसी भी और जो भी वीडियो आप देखना चाहें वो आपको ज़रूर मिल सके। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिक्वायरमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोज़ देखनी है या आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।